सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम बच्चे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th का एक चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा सीबीएसई वालों के लिए उतना वैलिड रहा नहीं है, बिकॉज किताबें हो गई हैं बच्चे चेंज, है ना। सो हमारे पास जो ये चैप्टर है हम इसको देखेंगे फॉर जेके बोस, ठीक है। फॉर जेके बोस के पर्पज से जितनी भी चीज़ें इसके अंदर होंगी वो हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो जेके बोस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक। सो क्लास 9th का। तो लेट स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका चैप्टर हो गया मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। पूरी जो भी ये नोट्स है, आप अगर ये नोट्स भी बनाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको अपने नोट्स के अंदर इन चीज़ों को ऐड ऑन करना है, ठीक। चलो लेट स्टार्ट बच्चे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज है। अगर हमें पता है कि व्हाट इज मैटर, तो इसका मतलब हमें ये चैप्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं हमें उसके बारे में पता नहीं होता, ठीक है ना। एंड ये जो चीजें हैं ये शायद आप पहले बहुत बार पढ़ के आए हो, ठीक है ना। मैटर के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी है, बिकॉज मैटर क्या होता है आपको पता होगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड गैस। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना। पहले आपको पता था कि मैटर जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं एंड लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं एंड गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से एक मैटर क्रिएट होते हैं वहां पे। और मैटर का मतलब ये हुआ कि हर एक कोई चीज जो क्या करती हो, जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करती हो और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, मास हो, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है और ये चीज आपकी बहुत बार आगे भी यूज होगी। क्या बोला बच्चे? स्पेस होनी चाहिए और कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ये दो वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। अगर ये दोनों वर्ड्स बच्चे आपके आंसर्स में हैं तो इसका मतलब आपने अपने आंसर्स के कीवर्ड जो है वो पूरे कर दिए हैं, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक। तो ये याद रखना। तो ये दोनों कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जिसके पास कोई भी ऐसी चीज जिसके पास स्पेस हो और जिसके पास मास हो। मास आपको पता ही है कि इसका मतलब जिसका कोई वजन है, ठीक है। और अगर वो स्पेस भी घेर रही है, जैसे कि अगर कोई भी सॉलिड चीज आप ले लेते हैं, जैसे ये मैंने पेन ले लिया, अगर ये पेन की मैं बात करूं, अगर मैं इसको कहीं पर भी रखूंगा तो ये अपनी स्पेस कैरी करेगा और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। वैसे ही लिक्विड, अगर आप कोई पानी पीते हो, जहां पर भी मैं पानी गिराऊंगा वो अपना स्पेस ले लेगा वहां पे एंड उसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा, राइट। एंड उसके बाद आती है एयर। अब हम सोचेंगे कि बैलून के अंदर जब हम एयर भर रहे हैं, खुद सोचना, जब हमने बैलून के अंदर बच्चे एयर भरी तो वो जो एयर है उसको देखो आप, उसने क्या किया सबसे पहले? क्या सर एयर का मास होता है? बिल्कुल बच्चे, मास होता है एयर का। कैसे? अगर हम ये बात कंसिडर करें, आपको पता होगा एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में, जो आपके घर पे सिलेंडर आते हैं, ठीक है। वो जो सिलेंडर होते हैं क्या वो गैस होते हैं? क्या वो गैस गैस ही होती है? उसके अंदर एलपीजी होती है, एलपीजी। तो इसका मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। है तो गैस ही है। तो गैस को लिक्विफाई किया है, उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर डाला हुआ है और वो लिक्विड की फॉर्म शो हो रही है। क्या वो सिलेंडर जब हम उठाते हैं वो भारी होता है? बिल्कुल होता है सर, क्योंकि उसका मास है। तो वो मास किसका, कहां से आया? वो गैस का मास है। तो इसका मतलब सर गैस के पास भी अपना मास तो होगा ही, बिल्कुल, ठीक है। बात समझ आ गई सर हमको। एंड उसके साथ साथ ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रही है। स्पेस कैसे ऑक्युपाई कर रही है आप खुद सोचो बच्चे। जो हमने गैस उसके अंदर भरी सिलेंडर के अंदर, तो क्या सिलेंडर के अंदर गैस भरने के बाद सिलेंडर खाली है क्या? नहीं, उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसने वो जगह घेरी है, ठीक है ना। तो स्पेस भी ऑक्युपाई करती है गैस। तो आपको ये दो चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी कि मास भी है उसका एंड वो स्पेस भी कैरी करती है। सो मैटर, दैट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। सो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है मैटर? जैसे मैं हो गया, आप हो गए, चेयर हो गई, एयर, रिवर, हजारों ऐसी एग्जाम्पलें हैं जिसको आप मैटर कह सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि हम कैसे कहें कि एयर जो है वो मैटर है। मैंने आपको समझा भी दिया वैसे, एयर है जो वो मैटर है। सो नोट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। किससे बने होते हैं ये बच्चे? एटम से बने होते हैं। अगर एटम से नहीं बने हैं तो एटम्स दो आपस में, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो या तीन या चार, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं एटम्स अगर आपस में मिल जाते हैं तो। सो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनसे मैटर जो है वो बनता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है।
ये सॉलिड लिक्विड गैस किससे बनाए जाते हैं? एटम से, मॉलिक्यूल से, या फिर आयन से। क्लियर यहां तक? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, आपको इसी तरह से नोट डाउन करना है अपने एग्जाम में, सॉरी अपनी नोटबुक पे, इसी तरह से आप नोट डाउन करते जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे ऐसे करते जाना, बीच में लाइन आपको दिख रही होगी, ये आपका पेज स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज किस तरह से हमने अपने आंसर के अंदर ऐड ऑन करनी है। सबसे पहले पार्टिकल की प्रॉपर्टी बोल रहा है। पार्टिकल क्या है सर? यहाँ पर बच्चे पार्टिकल है वो आपका एटम, वो आपका मॉलिक्यूल जो हमने पीछे देखा, और वो आपका आयन। इन तीनों में से पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, सो बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। कह रहा है कि जो भी कोई भी चीज अगर बनाई गई है, लेट सपोज ये पेन की मैं बात करता हूं, अगर ये पेन बनाया गया है तो ये जो ये पेन बनाया है वो किससे बनाया है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनाया है, और वो पार्टिकल्स किसके हैं? मैटर के हैं। और ये मैटर कौन सा है? सॉलिड है। और इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, मिलियंस में पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस में पार्टिकल्स होंगे, और वो सारे पार्टिकल मिलकर एक क्या बना रहे हैं? एक पेन बना रहे हैं। बात समझ गए? बात समझ गए? ये मैंने एग्जांपल दे दी, इसको ऐड ऑन मत करना, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स हमने लिख दिया। तो नेक्स्ट आ गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर से हम इसी की बात कर रहे हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, वो एक जगह पे रुके हुए नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। बात आपने याद रखनी है। क्या सर सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं? बच्चे सॉलिड के पार्टिकल्स को हम कंसिडर करते हैं कि वो मूव नहीं करते, पर उनके अंदर बहुत ज्यादा कम स्पेस होने के कारण हमको दिखता नहीं है कि वो मूव कर रहे हैं, पर वो मूव करते हैं, पर उतने ज्यादा मूव नहीं करते। ठीक है, याद रखना। तो मूविंग होते हैं, पर वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिर से वही, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब आप खुद सोचो, अगर एक एटम ही जुड़ा रहे, अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड ना बनाए और जुड़ेगा नहीं, तो वो स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होता जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा तो कोई भी चीज जो है वो फिजिकली हमको दिख नहीं पाएगी। जैसे अगर ये मैटर, लेट सपोज ये पेन हमने बनाया, सॉलिड है, अगर इसके साथ एटम्स आपस में बॉन्ड बना के जुड़ते नहीं तो ये पेन भी क्रिएट नहीं होता। दैट्स इट। बात समझ आ गई? तो इनके अंदर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एक चीज बताता हूं। आपको ना इन चीजों को अपनी नोटबुक पे भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, किनको? ये मैटर यहां तक वेरी स्मॉल, ठीक है, मूविंग कॉन्टिन्यूसली, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम, ये आपको अपनी नोटबुक पे क्या करने हैं? हाईलाइट भी करने हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ, देखो यहां पर इसी ये जो सी वाली हमने एग्जांपल ले रखी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, आप यहां पर देखो ये चेयर जो है इसको जूम किया हुआ है हमने, मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा होगा, इसको हमने जूम किया हुआ है। जूम करने के बाद हमको यहां पर दिख रहे हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स मान लो या फिर पार्टिकल्स मान लो, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशो में या फिक्स दूरी में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो प्लास्टिक हुआ। ठीक है, वो प्लास्टिक होगा या वुड होगा, कुछ भी, किसका भी, किसी का भी वो आप चेयर बना रहे हो, चाहे वो आयरन की चेयर है, पर वो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह का होगा। अगर इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा तो हम उसको क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज वो चीज सॉलिड बन पाएगी। अब आप खुद सोचो, अगर फ्लोइंग पार्टिकल्स होंगे, अगर वो फ्लोइंग पार्टिकल्स होंगे, हम उसकी चेयर नहीं बना सकते। लेट सपोज पानी की मैं बात करता हूं, पानी के जो पार्टिकल्स है, लेट सपोज यहां नहीं है, जैसे ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं वैसे नहीं है, दूर दूर है, तो आप खुद सोचो उस पर आप बैठ ही नहीं पाओगे। जैसे आप बैठोगे वो जो पार्टिकल्स होंगे मूव करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तुम नीचे गिर जाओगे। बात समझ रहे हो ना? तो यही वो चीज होगी। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम। मैंने आपको बताया, देखो बेशक अगर हम बेशक अगर ये माने कि जो मैटर है वो सर सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास है, पर फिर भी उनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्पेस क्रिएट होती है, थोड़ी ना थोड़ी स्पेस उसके अंदर होती है। लेट सपोज यहाँ पे भी तुम्हें दिख रही होगी स्पेस इस बीच में, ये सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ आ गई? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, और तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ मैटर्स के ऊपर। मैटर में सबसे पहला मैटर सॉलिड। सॉलिड का क्या मतलब है सर? यहां पर क्या बोला जा रहा है, सॉलिड क्या है? सो मैटर हैव, देखो सॉलिड वाले की बात हो रही है, इसका फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है,
ये आपको अंडरलाइन करना है आपने उस पे, हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम आर कंसिडर एज सॉलिड्स। कह रहा है कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी शेप जो है वो फिक्स्ड है, वो आप बदल नहीं सकते। लेट सपोज ये है, अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये चेंज नहीं कर रहा है अपनी शेप। हाँ, अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा, पर आप बोलो कि हाँ इसकी शेप फिर भी चेंज हो जाएगी, फिर भी इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो इसकी शेप जो होती है बच्चे वो फिक्स्ड होती है एंड इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। मतलब कि जितनी इन्होंने जगह घेरनी है वो उतनी जगह ये घेरेंगे ही, ये एडजस्ट नहीं करेंगे कभी भी। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी एडजस्ट नहीं करते, याद रखना। जैसे एग्जांपल स्टोन हो गया, वुड हो गई, ब्रिक, आइस, कोई भी चीज आप ले सकते हो जो भी सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर है बच्चे यहां तक, कोई डाउट? नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको कैसे लिखना है, ये चीजें मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको इनको कैसे लिखना है। आप यहां पर लिख सकते हो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, वो आपके पीछे लाइन क्रिएट हो जाएगी जिससे आपको पूरा पूरा सेंटेंस लिखने में हेल्प होगी। ठीक है ना, आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपने शुरू में जोड़ लेना है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। ठीक है ना, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स कांट फ्लो, सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते, हैंस रिजिड होते हैं। ठीक है ना, पहला भी आपको आता है, दूसरा भी आपको आता है। इसका क्या मतलब है सर कि फ्लो नहीं करते? फ्लो का मतलब होता है बहना। ठीक है ना, फ्लो का मतलब होता है फ्लोट करना, बहना। तो आपको पता है यार सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो तो नहीं करते, तो इसलिए सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सॉलिड्स कांट फ्लो हैंस रिजिड। रिजिड मतलब ठोस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्थिर होते हैं, वो टूटते भी नहीं है इतनी जल्दी। ठीक है ना, ओके। अगर टूटेंगे भी तो फिर भी अपनी शेप नहीं चेंज करेंगे, वो बहेंगे नहीं फिर भी। सो कांट बी कंप्रेस्ड, कांट बी मतलब सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड, मतलब सॉलिड्स को आप दबा के उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी स्पेस चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते, आप उनको दबा ही नहीं सकते, बात यह है। ठीक है, इट हैज हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, बट इज मीनिंग, सर क्या मीनिंग है डेंसिटी हाई होने का, क्या मीनिंग है डेंसिटी हाई होने का? लेट सपोज बात करते हैं, देखना मैं यहां पर 3 बॉक्सेस बनाता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है भाई, देखो भाई, अब देखते जाओ। ये है हमारे पास सॉलिड, ये है हमारे पास लिक्विड, और ये है हमारे पास गैस। ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने पास पास होंगे, बात समझ रहे हो ना? सॉलिड्स के पार्टिकल जो है वो इतने पास पास होंगे। अगर ये पार्टिकल्स इतने पास पास हैं तो इसका मतलब इसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है, बात समझ रहे हो ना? इसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है। लेट सपोज अब यह लिक्विड वाला बना देते हैं, मुझे तुम खुद बताओ देखकर, मुझे तुम खुद ये बात बताओ देखकर कि पार्टिकल्स किसमें ज्यादा हैं। ठीक है ना, पार्टिकल्स किसमें ज्यादा हैं? सर हमको सामने दिख रहा है कि सॉलिड्स के पास पार्टिकल ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। जिसके पास पार्टिकल ज्यादा होते हैं दे हैव हाई डेंसिटी, याद रहेगा। अब मुझे बताओ गैस के पार्टिकल्स भी यहां पर हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हो गए। अब मुझे तुम बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? सबसे ज्यादा डेंसिटी सर सॉलिड्स की, सब उसके बाद सर लिक्विड्स की, फिर उसके बाद किसकी? गैस की। बात समझ आ गई हमको यहां तक सर? ठीक है भाई, हाई डेंसिटी वाला भी हमने कंसेप्ट समझ लिया सर, सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। ओके, इट कांट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, कह रहा है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कभी भी कंटेनर को फुल नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं है कभी फुल कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे। लेट सपोज ये एक बर्तन ही है, उसके अंदर मैंने सॉलिड्स पार्टिकल डाल दिए। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो पूरा फुल कर दिया है, आप कह रहे हो कि नहीं फुल किया हुआ है अभी, ये वाला चलो दिख रहा है खाली है, ये वाला तो और खाली दिख रहा है, लेकिन ये वाला फुल कैसे नहीं है ये बताओ। अब आप देखना कि अगर मैंने ये कंटेनर लिया है और इसके अंदर ये पार्टिकल्स डाले हैं, अगर मैं इसके अंदर सैंड डालना चाहूं, मतलब रेत डालना चाहूं, तो क्या मैं इसके अंदर नहीं डाल सकता? डाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर सैंड डाल सकता हूं। इसका मतलब सर सैंड जो इसके अंदर तभी आएगी अगर इसमें स्पेस बची हुई है। तो सर बात समझ आ गई, बिल्कुल सही कि यहां पर सर ये सॉलिड जो है वो कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, जब हमने सॉलिड्स सैंड भी फिल कर दी तो सैंड भी तो सॉलिड है, उसने भी तो जगह फिल कर दी ना पूरी, अब तो जगह ही नहीं बची। मैं आपको बोलता हूं कि अब बच्चे इसके अंदर आप कोई लिक्विड सोल्यूशन डालो, पानी डालो, तो क्या पानी उसके अंदर जाएगा? सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिकॉज सर हमें लगा कि वो पूरा फिल हो गया, पर वो फिल नहीं हुआ है, बिकॉज अभी भी जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो भी तो सर सॉलिड हैं, उनके बीच में भी तो गैप क्रिएट हुए होंगे, वहां पर भी तो पानी जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये कभी भी क्या होते हैं बच्चे?
कभी भी ये कंटेनर फुल नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं हम लिक्विड्स की। अगर हम बात करें लिक्विड्स की बच्चे, तो लिक्विड्स में क्या होता है, इसके अंदर भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मतलब सर जितना पानी का स्पेस है वो अपनी उतनी स्पेस को कैरी करेगा ही, चाहे आप उसको किसी भी बर्तन में डालो। वो अगर 1 लीटर आपने पानी लिया है, अगर आप उसको एक प्लेट में डाल रहे हो तो भी वो 1 लीटर रहेगा, अगर आप उसको बॉटल में डाल रहे हो तो भी वो 1 लीटर रहेगा। इसका मतलब सर उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। एंड पर उसकी शेप सही नहीं है, उसकी शेप जो है वो इनडेफिनाइट है। इनडेफिनाइट का मतलब ही यही होता है कि एग्जैक्ट शेप नहीं है। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। शेप का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको भी बताया कि जो पानी है बच्चे, अगर आपने उस पानी को प्लेट में डाला तो प्लेट में वो फैल जाएगा, उसकी कोई शेप नहीं हुई, पर उसका वॉल्यूम सेम रहा। वॉल्यूम सेम रहने का मतलब क्या, वॉल्यूम सेम रहने का मतलब ये कि उसके अंदर जो, अगर वो 1 लीटर हमने ले रखा है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अब उसको अगर बॉटल में डाल देंगे तो वो फिर भी 1 लीटर रहेगा, पर उसकी शेप वो नहीं रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी। तो लिक्विड्स ये हो गए। अब अगर हम बात करें एग्जांपल, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ऐसे कोई भी लिक्विड्स हो गए। क्लियर है भाई? अब आ जाओ तुम प्रॉपर्टीज पे लिक्विड्स की। अब यहां पर भी आप जैसे सॉलिड्स हैव देखा था, यहां पर भी आप लिखोगे लिक्विड्स हैव, तो ये आपको आता है। अब देखो, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज नो डेफिनाइट शेप, इट कैन फ्लो। बिल्कुल बच्चे, उसके अंदर वो फ्लो नहीं कर सकता था, यहां पर ये फ्लो कर सकता है। और जो चीज फ्लो कर सकती है, जो चीज बह सकती है, उसको बच्चे हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स वो होते हैं जो बहते हैं, फ्लूइड्स वो होते हैं जो बहते हैं। इट कैंट बी कंप्रेस्ड मच, हम इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। सर ज्यादा कंप्रेस नहीं का मतलब क्या है? क्या थोड़ा बहुत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आप खुद सोचो, एक आपने एक बैग लिया, कोई बैग, ठीक है, वो वाटरप्रूफ बैग है, आपने उसके अंदर पानी भर दिया, प्लास्टिक का बैग ले लिया लेट्स सपोज, उसके अंदर पानी भर दिया। अब आप उस प्लास्टिक के बैग के ऊपर बैठ रहे हो, तो क्या वो थोड़ा सा तुम्हें सॉफ्ट बाउंसी फील देगा? वो बाउंसी फील का मतलब क्या है? वो कंप्रेस हो रहा है, वो इधर उधर जा रहा है। लेकिन सॉलिड्स के ऊपर बैठोगे तो कंप्रेस फील नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसको ज्यादा कंप्रेस तो नहीं कर सकते, पर कंप्रेस कर सकते हैं सर। डेंसिटी इसकी लेस होती है किससे? सॉलिड से। ये हम देख चुके हैं यहां पर, ये हम यहीं देख चुके हैं सर। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगर यहां तक बच्चे समझ आ गई है अच्छे से तो आगे बात करते हैं फिर। डेंसिटी भी सर क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट, इट कैनॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सर क्या ये भी नहीं भर सकते कंप्लीटली? बिल्कुल नहीं भर सकते। सर आपने तो लास्ट में बताया था कि सॉलिड्स में लास्ट में हमने लिक्विड डाल दिया और लिक्विड ने वो कंटेनर फुल कर दिया, ये तो हमें पता चल गया। पर सर लिक्विड्स भी नहीं फुल कर सकते, ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचना एक बार, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। लेट सपोज कि हमने एक कंटेनर लिया, कोई भी व्हीकल लिया, लेट सपोज यही ले लिया कंटेनर, यहां पे दिख रहा होगा, हमने इसके अंदर पानी भरा। अब तुम खुद सोचो, उसमें पानी भरा है मैंने, ठीक है। अब पानी भरने के बाद अगर मैं उसमें नमक डालता हूं, या मैं उसमें चीनी डालता हूं, या मैं उसमें सैंड डालता हूं, क्या वो सैंड उसके अंदर घुस जाएगी? क्या वो नमक उसके अंदर घुल जाएगा? क्या वो चीनी उसके अंदर घुल जाएगी? सर बिल्कुल घुल जाएगी। तो इसका मतलब उसके अंदर स्पेस आई कहां से? अगर वो पूरा फुल है तो फिर उसके अंदर वो कहां जा रहे हैं? खुद सोचो एक बार, ठीक है ना। तो वो, इसका मतलब अगर वो कहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर स्पेस है जहां पर वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि जो लिक्विड्स होते हैं वो कभी भी कंटेनर फुल नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छे समझ आ रहा है अच्छे से। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं गैस। गैस क्या चीज है, गैस के बारे में बात कर लेते हैं। सेम चीज वही जो हमने अभी पढ़ी पीछे। गैस क्या है? इसकी कोई शेप नहीं होती, जैसे लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती, इसकी भी कोई शेप नहीं है सर। और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। देखो, है ना मजेदार चीज, इसका ना ही वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अगर हमने 1 लीटर गैस ली है, उसको 1 लीटर गैस वाले कंटेनर में डालेंगे वहां पर भी आ जाएगा, आधे लीटर वाले कंटेनर में डालेंगे उसमें भी आ जाएगा, एक 100 ml वाले कंटेनर में डालेंगे वो 1 लीटर की गैस उसमें भी आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, उसका ना फिक्स्ड वॉल्यूम है ना उसकी फिक्स्ड शेप है। शेप तो आपको मैंने बताई दी, शेप तो कभी भी हवा की हो नहीं सकती। और रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम मैंने आपको समझा दिया। वॉल्यूम समझाने का तरीका ये था कि बच्चे अगर मैं एक लीटर 1 लीटर गैस लेता हूं किसी कंटेनर के अंदर, लेट सपोज इस कंटेनर के अंदर हमने ले ली, ये 1 लीटर का कंटेनर है लेट सपोज, ठीक है। तो इसमें भी ये गैस आ जाएगी। अगर मैंने कोई कंटेनर लिया, जो कंटेनर कितना है 0.5 लीटर का, उसमें भी आ जाएगी।
अगर मैंने कोई कंटेनर लिया जो 0.1 लीटर का है, उसमें भी वो गैस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम इसका कोई फिक्स नहीं है। बात समझ आ गई अच्छे से? ओके। एग्जांपल जैसे एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज क्या, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं, कोई फिक्स्ड शेप नहीं। दो तो सर हमको पहले से आते हैं। अब आपको पता ही है कि गैस जो है वो बहती है, हवा जो है वो बहती है ना। बहती हवा सा था, वो गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वो बहती हवा सा था, तो बह रही थी हवा। तो यहां पर भी हमें पता चल गया कि इट कैन फ्लो। अगर फ्लो है तो ये फ्लूइड्स हुआ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये फ्लूइड्स हुए। सो इट कैन बी कंप्रेस्ड। बिल्कुल सर, कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल हमने लिखी हुई है, एलपीजी लिख लेते हैं सर एग्जांपल में, ठीक है ना। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो तो ऑलरेडी कंप्रेस होती है सर, ठीक है ना। ओके। और इसकी डेंसिटी जो है बच्चे वो लीस्ट होती है, वो हमने अभी पीछे देखा है। अगर आपको वो समझ आया है तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि उसकी डेंसिटी जो है वो लीस्ट क्यों है। क्लियर। और इट कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली। और जो गैस होती है वही एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो गैस जो क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर को पूरा फिल कर सकते हैं, ठीक है, जो कंटेनर पूरा फिल कर सकते हैं। क्लियर यहां तक, कोई डाउट है? चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है सर? यहां पर एक ये स्टार मार्क कर लेना चाहे सर, ये एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमने बहुत सारी एनर्जियां पढ़ी हुई हैं। मैकेनिकल एनर्जी हमको पता है, इलेक्ट्रिकल हमको पता है, मैकेनिकल हमको पता है ना, मसल फोर्स वाली एनर्जी हमको पता है। मगर ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखना है आपने, जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है उसके साथ एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अगर मैं ये मूव कर रहा हूं, हाथ मूव कर रहा हूं, तो जैसे ये मैं हाथ मूव कर रहा हूं, दिस प्रोड्यूसेस ए काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ठीक है ना। हर एक मूविंग चीज क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये हमेशा याद रखना है। चलो, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, ठीक है ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक। चलो अब आगे देख लेते हैं। इसको देखो, इसको देखो, ये सब हमने पढ़ लिया अभी, ये डिफरेंस है। पढ़ो इसको एक बार, रीड करो, जल्दी से रीड करो। ये क्या है बच्चे, ये है डिफरेंस। किसका डिफरेंस है सर? ये अभी जो हमने लिक्विड, सॉलिड एंड गैस पढ़े हैं, ये उनके क्या है बच्चे, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम। पर आपको डिफरेंस कभी कभी पूछता है, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसलिए पहला डिफरेंस हम देख रहे हैं किसके बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसकी बच्चे, सॉलिड्स की। फिर उससे कम किसकी, लिक्विड की। फिर उससे कम किसकी, गैस की। सर ठीक है, समझ आ गई। स्पेस कौन ऑक्युपाई करता है, मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। कह रहा है कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होती है वो बहुत मिनिमम होती है। हम यही मानते हैं कि उनके अंदर स्पेस नहीं है, पर हमें एक्चुअली में पता है कि वो स्पेस होती है, जिसकी वजह से उस स्पेस को बाद में भरा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। ओके सर, मोर स्पेस, इसके अंदर ज्यादा स्पेस होती है बिटवीन द पार्टिकल देन सॉलिड्स। इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पेस होती है बिटवीन पार्टिकल्स। क्लियर है भाई, मतलब पार्टिकल कितना दूर दूर है उसके बारे में बोल रहा है। थर्ड, मूवमेंट। इनकी तो मूवमेंट होती ही नहीं है, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, बहुत बहुत कम मूवमेंट होती है। पार्टिकल्स मूव मोर देन सॉलिड्स, तुम्हें पता ही है, लिक्विड्स अगर मूव नहीं करेंगे तो फ्लो कैसे करेंगे। मैक्सिमम मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो मूवमेंट ज्यादा होती है पार्टिकल्स की गैसेस में। एंड फोर्थ आ गया भाई काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्यों, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में क्यों होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं करते, वो बहते नहीं हैं। अगर वो हवा में बहेंगे नहीं, कोई चीज मूव ही नहीं करेगी, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है सर, हमको समझ आ गई बात कि अगर मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो सॉलिड्स जो है सर वो मूव नहीं कर सकते, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इनकी होगी अगर वो मूव किए तो, ठीक है ना। लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और सबसे ज्यादा होती है किसकी वजह से, गैस की, क्योंकि गैस जो हवा है वो ज्यादा फ्लो करती है, वो
ज्यादा फ्लो करती है। आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीचे, दो क्वेश्चन है यहां पर, आप इन क्वेश्चन को देखेंगे, आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पॉन्ज आर सॉलिड्स, कह रहा है कि स्पॉन्ज आर सॉलिड्स बट कंप्रेसिबल, स्क्वीज, एक्सप्लेन करो। क्या कह रहा है, आपने वो देखे होंगे घर पे मम्मी जिससे वो करती है, बर्तन धोती है, स्पॉन्ज होता है लोहे वाला, ठीक है ना, आयरन स्टील, स्टील वूल जिसको बोलते हो आप लोग, स्टील वूल, ठीक है ना। वो जो स्टील वूल होता है वो लोहे का होता है, लेकिन उसको मैं कंप्रेस कैसे कर सकता हूँ, वो तो सर पार्टिकल है, वो तो मैटर है, वो भी सॉलिड मैटर, लेकिन सॉलिड मैटर भी कंप्रेस हो रहा है। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो हमें पता है यार कि वो सर जो होता है उसके अंदर तो हवा होती है, उसके अंदर तो गैस होती है, जिसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड जो है जब वो कंप्रेस होगा उसके अंदर जो भी गैप्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो उसकी वजह से होती है। क्यों होता है ये, बिकॉज एयर जो होती है वो ट्रैप होती है स्पॉन्ज के अंदर। वो जो स्पॉन्ज होता है, वो जो स्टील वूल होता है, उसके अंदर हवा ट्रैप होती है। अगर हम उसको दबाएंगे तो उसमें से हवा निकल जाएगी, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। We can drive our hand easily in air but not wooden door. Explain. कह रहा है कि we can drive our hand easily in air, कह रहा है कि हम अपना हाथ जो है वो बहुत आसानी से हवा में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट नॉट वुडन डोर, पर हम वुडन डोर को इस तरह से मूव नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, या फिर मैक्सिमम किसमें, वुडन में, वुड में, ठीक है ना। हम उसके बीच में से आर पार तो नहीं कर सकते ना हवा, हवा बोल रहा हूँ सॉरी, अपना हाथ, ठीक है ना, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, उसमें से पार नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हवा में से कर सकते हैं, बिकॉज हवा के पार्टिकल दूर दूर है। अगर मैंने ऐसे हाथ घुमाया तो यहाँ वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो हट जाएंगे रास्ते में से। तो हमें ये बात भी समझ आ गई, क्योंकि सर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम वहां पे अपना हाथ जो है वो मूव नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आ गया, देखो हमने मैटर के जो हमने 3 स्टेजेस पढ़े, उसके अलावा भी 2 स्टेजेस होते हैं जो आपके एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, पर हाँ पढ़ाने होते हैं हमको, ठीक है ना। हमें पढ़ने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हम अपनी अवेयरनेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो फोर्थ जो स्टेट है मैटर की, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की स्टेज का क्या मतलब है? It considered as the fourth state of matter. Plasma is a state in which free electrons and ions are moving in a hot environment. क्या मतलब सर? देखना बच्चे, अभी एक चीज दिखाता हूं, थोड़ा समझ आएगा। ये हमने पढ़ा ना अभी, ये हमने पढ़ा, तो देखना, इसी को देखो, इसी को बेस मान के चलो, इसी को बेस मान के चलो। अगर मैं ये मानता हूं कि ये गैस है, और मैंने क्या किया, इसको और ज्यादा हीट किया, इसी गैस के पार्टिकल्स को हीट किया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये और दूर भाग जाएंगे। तो लेट सपोज कि इस फ्रेम में हमको इक्का दुक्का ही पार्टिकल दिखेगा, तो अब हमें पता चल रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो जो और ज्यादा दूर है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो चुके हैं बाहर। अब ये क्या होता है सर इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो जब आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर आएगा उसमें आपको चीजें समझ आएंगी। अभी आपको बस ये सोचना है कि गैस के पार्टिकल्स सर जो होते हैं वो ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, पर लेट सपोज कि हमने उसी गैस के पार्टिकल्स को इतना ज्यादा हीट कर दिया कि वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चली गई है, जहां पर उस गैस ने अपना कलर ही चेंज कर दिया है। अब ऐसी कोई एग्जांपल क्या हो सकती है? अगर मैं बात करूं, आपको एयर के बारे में तो पता ही है सर, एयर जो होती है वो तो गैस पार्टिकल है, लेकिन एयर को अगर हमने गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद वो, अब जैसे तुमने फायर देखी होगी, आग देखी होगी घर पे, जो आग होती है क्या वो एयर है? बहुत सारे बच्चों को अगर पूछा जाए कि आग क्या है, तो वो मैटर को, वो थर्ड मैटर में ही आग को डालते हैं, फायर को डालते हैं, थर्ड मैटर मतलब गैस वाले में, पर एक्चुअली में वो गैस नहीं है। आपको पता है वो कितनी ज्यादा टेम्परेचर के बाद जाकर वो आग जलती है। तो ज्यादा टेम्परेचर के बाद अगर आग जलती है तो इसका मतलब वो जो आग है वो अपना कलर चेंज करेगी। बात समझ रहे हो? अगर उसने कलर चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब वो कौन सी स्टेट में आ गई? प्लाज्मा में आ गई है। तो उसके अलावा कोई एग्जांपल, उसके अलावा अगर हम बात करें एग्जांपल की बच्चे, तो वो है थंडर स्टॉर्म्स आपने देखे होंगे, जब बारिशें होती हैं, तो वो जो थंडर स्टॉर्म्स हैं वो भी एक एग्जांपल है प्लाज्मा की। वो भी क्या है बच्चे? एक एग्जांपल है प्लाज्मा की। क्लियर है सर? बात समझ आ गई अब। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिस तरह से मैंने आपको बोला
कि गैस पार्टिकल्स को हमने बहुत ज्यादा गर्म किया तो प्लाज्मा बना, वैसे ही हम सॉलिड पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा ठंडा करने के बाद जो पार्टिकल्स क्रिएट होंगे वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की वजह से होंगे। ठीक है, वो जो स्टेज आएगी वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की आएगी। अब हमने इसके अंदर एक चीज समझनी है, ये नियर टू टेम्परेचर कितना होता है सर इसमें, नियर टू 0 डिग्री केल्विन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 0 डिग्री केल्विन होगा, 0 डिग्री केल्विन नाम की कोई चीज हमारे पास है ही नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री केल्विन लेके आ सके। मैं बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन ऑफ दूर होगा वो टेम्परेचर जब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कंडीशन आ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करने के बाद। बात समझ आ गई, क्लियर है? ओके, सो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ये इंडिया के थे, ठीक है, ये इंडिया के थे। और आपको पता ही है अल्बर्ट आइंस्टीन ये तो फॉरेन के थे, ठीक है ना, जर्मनी के। तो बोस ये यहां से आया, बोस नाम इनका, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन दोनों ने मिलकर ये स्टेज को बताया है, इसीलिए उनका नाम से ये नाम रखा गया। वर प्रेडिक्टेड अबाउट दिस स्टेट ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई नेम सो, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था इसलिए इनका नाम रखा गया। इन दिस स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर मूविंग इन वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट। जैसे प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन जो मूव करते हैं बहुत हॉट इन्वायरमेंट में, वैसे ही ये बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। क्लियर हो गई बात सर, समझ आ गया है, कोई चिंता वाली बात अब नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें कि सर जो ये मैटर जो है क्या ये अपनी स्टेज भी चेंज करता है, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे करता है। सो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय 2 मेथड्स। अब आप खुद सोचना कि हम किसी चीज का स्टेज कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आइस है, आपके पास बर्फ है, अगर आपको बर्फ को लिक्विड बनाना है, वो तो सॉलिड है, अगर आपको लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात समझ लो ना, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज कर देगी। क्लियर है? ऐसे ही 2 तरीके होते हैं जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है बच्चे चेंजिंग करो किसकी, टेम्परेचर की। पहला तरीका क्या, चेंज करो टेम्परेचर। अगला तरीका क्या, चेंज करो प्रेशर। 2 चीजों से आप स्टेट चेंज कर सकते हैं, चाहे आप प्रेशर ले लो चाहे आप टेम्परेचर ले लो, इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं यार, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, बात करते हैं मेल्टिंग। सबसे पहले क्या होती है, मेल्टिंग। यहां पे देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब। ये क्या है, एक आइस क्यूब है। और ये क्या है बच्चे, ये है वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट। क्लियर होगी ना बात? अब आपको दिख गया होगा कि आइस से क्या बन रहा है, वाटर। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है मेल्टिंग। क्या हो रही है, मेल्टिंग। इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं, इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। एक पर्टिकुलर एक चीज को ना, इन दोनों में से देखो, टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं तो कंडीशन बदल जाएगी। आपको एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दूसरी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर रेज किया तो आपके आसपास का जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर भी उसने ये बोला कि कन्वर्जन कर रहे हो अगर आप एनी सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड्स में, उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? सबसे कम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड बदल जाए लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर देती है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आता है बॉइलिंग। अब हमको पता है बॉइल का मतलब क्या हुआ। अब वाटर ड्रॉपलेट तो था ही हमारे पास, लेट्स सपोज ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये है हमारा वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है ना? वाटर ड्रॉपलेट से क्या बना, वाटर ड्रॉपलेट से सर हमारा बना वाटर वेपर। क्या बना, वाटर वेपर। अब आपको भी पता है कि ये वाटर फॉर्म है और वो गैस फॉर्म है। ठीक है ना? तो बॉइल करने पे क्या होगा, पानी जो है वो बॉइल होकर वेपर बना देगा। सो कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैस, किसी भी लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी गैस को अगर आप बॉइल कर रहे हैं, गैस को नहीं, लिक्विड को अगर बॉइल कर रहे हैं और गैस बना रहे हैं किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे, मैंने बोला एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा,
मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं? तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जब क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर जब यूज होगा किसी भी लिक्विड को बॉइल करने वाला, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, हमको पता है ये चीज। अब आ जाती है भाई बात कंडेंसेशन की, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। अब लिक्विफिकेशन का मतलब हो गया उल्टा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वाटर वेपर ले रहे हैं, वाटर वेपर से हम बना रहे हैं बच्चे वाटर ड्रॉपलेट। क्या बना रहे हैं? वाटर ड्रॉपलेट बना रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ये हम बना रहे हैं वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है सर, समझ आ गई। सो कन्वर्जन ऑफ एनी गैस और वेपर इनटू लिक्विड्स बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर से आपने कांस्टेंट प्रेशर रखा, अब आपने क्या किया, कन्वर्ट किया किसी भी गैस को, किसी भी गैस के वेपर्स को लिक्विड्स में, किसी भी गैस के वेपर्स को लिक्विड में। अब आप खुद सोचो, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया था तो जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया था, वाटर वेपर से। पर अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब ठंडा कर दिया, तो वो जो वेपर्स बने होंगे गर्म होने की वजह से, अब वो ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होकर वापस पानी बना देंगे। बात समझ आ गई ना? इसी प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन। अब आप अगले वाले कंसेप्ट में क्या करोगे, वाटर ड्रॉपलेट लोगे, वाटर ड्रॉपलेट लोगे और उसको कन्वर्ट करोगे आइस में। किसमें करोगे? कोल्ड में या आइस में। इसको बोलते हैं फ्रीज करना, इसको बोलते हैं फ्रीज करना। फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसके अंदर। और फ्रीज करने को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन, मतलब कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना। सो कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर जो भी होगा जो लिक्विड्स को आइस में या सॉलिड्स में बदल दे, जो टेम्परेचर एक लिक्विड को सॉलिड में बदल दे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अब बारी आती है सब्लिमेशन। ये एक नई चीज है, नई मतलब पुरानी है, पर सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है याद रखना है। सब्लिमेशन के अंदर हम डायरेक्टली आइस से वाटर वेपर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वाटर वेपर बना रहे हैं। देखो बीच वाली स्टेज ही नहीं आई, बीच वाली इसके अंदर स्टेज ही नहीं आई। क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर सर ये पॉसिबल कैसे है? किसी किसी का ना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। बात समझना, ठीक है? अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा पर दिखेगा ही नहीं। वो लिक्विड फॉर्म में आएगा पर दिखेगा नहीं। जैसे हमारे घर पे ना कैम्फोर यूज करते हैं, कैम्फोर मतलब कपूर, जो पूजा वूजा में यूज होता है, उसकी खुशबू होती है। अगर आप उसको लेकर धूप में खड़े होते हो तो आप देखोगे कि वो सॉलिड टिक्की होती है जो व्हाइट कलर की, उसको धूप में लेके खड़े होगे, वो लिक्विड नहीं बनेगी, वो आपका हाथ गीला नहीं करेगी, वो डायरेक्टली हवा में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही सेम क्या होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस भी क्या होता है, वो शादियों में धुआं निकलता है, तुमने देखे होंगे, वो जो शादियों में धुएं निकलते हैं वो ड्राई आइस की हेल्प से निकलते हैं। ड्राई आइस का क्या मतलब होता है? सूखी बर्फ। अगर आप उस बर्फ को उठाओगे तो आपके हाथ गीले नहीं होंगे। ऐसे तुम पानी वाली बर्फ उठाते हो हाथ गीले होते हैं, और उसमें हाथ गीले नहीं होंगे। अगर आपने उसको बाहर रखा तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, या हाँ बॉइलिंग पॉइंट मान लो, वो इतना लो होता है कि वो सीधी सब्लिमेट हो जाती है। क्या हो जाती है? सीधी सब्लिमेट हो जाती है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड्स इनटू गैस डायरेक्टली बाय हीटिंग एंड एनी गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली बाय कूलिंग। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी सॉलिड्स आप ले लो, उसको गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय हीटिंग। हीट करो किसको? बाय हीटिंग। एंड एनी गैस, और कह रहा है एनी गैस इनटू सॉलिड, कह रहा है किसी भी गैस को सॉलिड में कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा बच्चे सब्लिमेशन। क्या बोला जाएगा? सब्लिमेशन। इसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड मतलब आपको याद रखने हैं। एक होता है आयोडीन, आयोडीन का फॉर्मूला होता है बच्चे I2। अमोनियम क्लोराइड, इसको हम लिखते हैं NH4Cl, ठीक है? हाँ, NH4Cl। और कैम्फोर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है? CO2, ठीक है? मतलब ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कन्वर्ट कर दिया होता है किसमें? सीधा का सीधा आइस में, ठीक है? चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गई होगी बात मेरे हिसाब से अच्छे से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
अब आता है लेटेंट हीट, बहुत मस्त चीज है, बहुत मस्त टॉपिक है, शायद आपने ये पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो तरह की हीट होती है, ठीक है, याद रखना। एक होती है स्पेसिफिक हीट, एक होती है लेटेंट हीट। क्या बोल रहा हूं मैं? एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट और एक होती है हमारे पास लेटेंट हीट, ठीक है बच्चे? स्पेसिफिक हीट और एक होती है हमारे पास लेटेंट हीट, जो हम पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट क्या करती है सर? स्पेसिफिक हीट करती है, इट रेज इट रेजेस द टेम्परेचर। क्या करती है ये? टेम्परेचर को बढ़ाती है। याद रखेगा, हमको पता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैंने हीट बढ़ाई तो वो 1 डिग्री हो जाएगी, हीट बढ़ाई तो 2 डिग्री हो जाएगी। तो वो जो हीट में कन्वर्जन हो रहा है, वो जो स्टेट चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? टेम्परेचर बढ़ना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस हीट को, किसकी, कौन सी हीट की वजह से वो बढ़ रहा है? उस हीट को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टेट चेंज होने की। लेट सपोज आइस से सीधा क्या बन गया बच्चे? लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया। ये यहां से वहां जाने में सर क्या टेम्परेचर रेज नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाती है? बिल्कुल सर बन जाती है। लेकिन क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पाया जाता है? सोचना है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पाया जाता है या सीधा सर आइस ही मिलती है? खुद सोचने वाली बात है। हम इसको ऐसा मानेंगे सर कि ना, ये आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है ना? देखना एक बात, लेट सपोज ये पूरा कितना डिग्री है जी? 0 डिग्री। कितना है ये 0 डिग्री है। लेट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे 0 डिग्री? मान के चलते हैं सर, ये है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3, ये है 0.4। इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है ना? -1 बोल लो या फिर यहाँ पर 1 बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना? चलो, लेकिन ये पूरा क्या है? 0 डिग्री है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मान के चलते हैं कि यहां जब टेम्परेचर पहुंचा इतने में, 3 में पहुंचा होगा 0.3 पे, तो क्या सर हम इसको 0 डिग्री मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। पर इस समय तक अभी जो लिक्विड है वो लिक्विड की फॉर्म में ही है। जैसे ही 0.5 डिग्री से ऊपर जाने की कोशिश करा उसने, तो लिक्विड जो है वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम उसको भी 0 डिग्री ही काउंट करेंगे, उसको भी हम क्या काउंट करेंगे? 0 डिग्री, जैसे इसको किया। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस चीज को हम टेम्परेचर रेज नहीं बोलते। इस चीज को हम क्या नहीं बोलते? टेम्परेचर रेज नहीं बोलते। जो कि टेम्परेचर रेज कहां हो रहा था? स्पेसिफिक हीट। ये वो रेज हो रहा है जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या होगी? जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेटेंट हीट क्या करती है? इट चेंजेस द it changes the state of मैटर। ये मैटर की स्टेट को चेंज करता है। अब हमको बात समझ आ गई। मतलब सर अगर कोई लिक्विड में चीज पड़ी हुई है, अगर हम उस लिक्विड की चीज को कन्वर्ट करें गैस फॉर्म में, तो कन्वर्ट जब हुआ, वो 0.fraction of second में जब वो कन्वर्ट हुआ, उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे। बाकी तुम टेम्परेचर रेज करते जाओ, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। सर समझ आ गई ये बात? अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो द हीट एब्जॉर्ब, देखो अब जो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बोला कि फ्रिज में से आइस लेकर आओ। आपने फ्रिज में से आइस लाई, अभी ट्रे में पड़ी हुई है, जमी हुई मस्त आइस है। आपने आइस क्यूब उठाया और उसको रख दिया अपने हाथ में। अब तुम देख रहे हो कि यार आइस जो है वो पिघल के पानी होती जा रही है। अब वो पानी हो कैसे रही है? वो पानी हो रही है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है हमारी बॉडी में से। अब हमारी बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब हुई। अगर वो बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब हुई तो वो हीट किसको लगी? वो हीट लगी सर किसको? आइस क्यूब को। और आइस क्यूब क्या हुआ? पिघलने लग गया। बात समझ आ गई सर? कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब होना और रिलीज होना ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट। मस्त टॉपिक है भाई, बहुत मस्त टॉपिक है। क्लास 9th का रेवोल्यूशनरी टॉपिक है ये। क्लास 9th का रेवोल्यूशनरी टॉपिक है। इससे पहले आपने कभी लेटेंट हीट नहीं पढ़ा हुआ है।
ठीक है ना, और आगे बहुत बार आएगा क्लास 11-12 में भी। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो अब यहां पर मुझे बताना फ्यूजन का मतलब क्या होता है। अभी हम पीछे पढ़ के आए, फ्यूजन का मतलब होता है सर मेल्टिंग। क्या होता है बच्चे? मेल्टिंग। सर मेल्टिंग का मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हीट दे रहे हैं, हीट देने की वजह से सर मेल्ट हो रही है कोई चीज, तो मतलब सर सॉलिड से लिक्विड जा रही होगी, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जा रही है तो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रहेगा, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जा रही है तो वो हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम, इसको याद रखना जब भी आप आंसर लिखोगे तो ये लिख लेना वहां पे, ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड। आपने 1 ग्राम सॉलिड जो है वो कन्वर्ट कर दिया किसमें? लिक्विड में। अब सेम चीज वापस से आएगी, देखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बात है, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है सर आपने अभी पीछे तो पढ़ाया था लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन नहीं, वेपराइजेशन, हाँ वेपराइजेशन बोलेंगे ना इसको। तो मतलब सर लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड से ना आप उसको गैस में ले जाओ, अगर गैस में जा रहे हैं तो ही तो वेपर्स बन रहे हैं, तो ही तो क्या बन रहा है बच्चे? वेपर बन रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब कोई भी पार्टिकल जो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस। क्लियर है बात यहां तक? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? अब देखना कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े मस्त क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। व्हाई लेटेंट हीट डू नॉट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर? जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करती? सर टेम्परेचर राइज तो स्पेसिफिक हीट करती है, वो तो आपने पढ़ाया अभी, पर ये क्यों नहीं करती? ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने ये बोला कि स्टेट चेंज करती है। देखो, ऑल द हीट सप्लाइड टू द बॉडी गेट यूटिलाइज टू चेंज द स्टेट। क्या बोला उसने कि जितनी भी आपने उसको हीट दी ना, लेटेंट हीट को जितनी भी आपने उसको हीट दी, वो सारी की सारी हीट उसने यूज कर ली स्टेट चेंज करने में, याद रखना। तो बॉडी गेट्स यूटिलाइज टू चेंज द स्टेट एंड हेंस कैन नॉट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर राइज नहीं कर पाया। क्लियर? एक्सप्लेन विच वन हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम? बताओ कौन ज्यादा खतरनाक है? पूर्वी बताओ कौन ज्यादा खतरनाक है? 100 डिग्री ऑफ वाटर, 100 डिग्री ऑफ वाटर का मतलब उबल रहा है पानी, या फिर 100 डिग्री ऑफ स्टीम? वाटर, स्टीम होना चाहिए। क्यों? अगर हम बात करें, देखना ना, अगर हम बात करें, ये वाटर है, लेट सपोज 100 डिग्री ये वाटर है सेल्सियस, ठीक है। अब ये वाटर से क्या बन गया बच्चे? वाटर से बन गई स्टीम। स्टीम कितने डिग्री पे है? 100 डिग्री पे। क्या इसके बीच में कन्वर्जन हुआ स्टेट का? स्टेट चेंज हुई? अगर स्टेट चेंज हुई है तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर 0.5 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ होगा? 0.05 जो अभी पीछे समझाया था मैंने। तो ज्यादा हीट इसकी है कि उसकी है? स्टीम की। अगर स्टीम की हीट ज्यादा है तो इसका मतलब जो स्टीम का टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा एनर्जी कैरी करता होगा, और ज्यादा एनर्जी अगर वो कैरी कर रहा है तो इसका मतलब वो जलाएगा भी ज्यादा पानी से। ठीक है ना? तो ज्यादा खतरनाक कौन है? स्टीम ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो स्टीम, देखो ये तो लिखा भी हुआ है, स्टीम हैज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कन्वर्ट्स इनटू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम विद एक्स्ट्रा लेटेंट हीट। अब ये जो मैं ये यहाँ पे गैस लिखा है 0.5, ये बस आपको समझाने के पर्पज से है बच्चे। ये कभी नहीं समझना कि यही लेटेंट हीट होती है, नहीं, ये नहीं बात समझना आपको। ये है लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट ही है, पर लेटेंट हीट जरूरी नहीं है 0.5 ही हो। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको? ठीक है, समझ आई अच्छे से? आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं क्या आ रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है भाई? इवेपोरेशन तो सर मस्त चीज है, इवेपोरेशन में क्या ही पढ़ना है। इवेपोरेशन का मतलब होता है सर जब लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए।
इवेपोरेशन होता है जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। देखना, दो चीजें समझाता हूं तुम्हें, मस्त चीजें, मस्त। देखना, इवेपोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन, ये दोनों अलग चीजें हैं। दोनों का काम यही है कि वेपर बनना, पर दोनों है अलग चीज। इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो खुद होता है इवेपोरेट। वेपराइजेशन हम करते हैं अपने से हीट देकर, अपने से एक्स्ट्रा हीट देकर अगर किसी चीज को वेपरेट किया जा रहा है तो वो वेपराइजेशन हो गया, वो वेपराइजेशन हो गया। और अगर कोई चीज नेचुरली हो रही है, खुद हो रही है, तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। अब कह रहा है कि इवेपोरेशन होने के लिए, देखो क्या बोल रहा है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक हमने उसको नहीं पहुंचाया जबरदस्ती, पर वो फिर भी इवेपोरेट हो गया। वो कैसे, क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हमको देखना है। क्या फैक्टर्स है? पहला फैक्टर, टेम्परेचर राइज हो रहा है भाई। ये तो हमको पता ही है कि अगर टेम्परेचर राइज होगा सर, तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने प्रेशर भी बढ़ाया तो भी रेट ऑफ वेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज, फिर से एक कंटेनर लेते हैं छोटा सा। ये हमने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर पे हमने लगा दिया है यहां पर पिस्टन। क्या लगाया? पिस्टन। लेट्स सपोज ये पिस्टन लगा दिया, ये ऊपर से हम इसको दबाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो सकते थे। ठीक है, ऐसे मतलब मूव करके ऊपर जाए, मगर हमने इसको प्रेशर लगाया। अब ये जो पिस्टन है, ये वाला जो पिस्टन है, ये नीचे आ गया यहां पर। तो अब आपको एक चीज समझ आई होगी, अब आपको एक चीज समझ आई होगी, 2 मिनट रुक जाओ। पहले ऊपर था, अब ये यहां आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ आई होगी, अब आपको ये चीज समझ आई होगी, सारे के सारे गैस पार्टिकल नीचे आ गए। अब वो गैस पार्टिकल ऊपर नहीं जा पा रहे। अगर वो गैस पार्टिकल अब ऊपर नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से इवेपोरेशन कम हो जाता है, इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो दो चीजें समझ आ गई। ठीक है भाई, समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। थर्ड आता है सरफेस एरिया। अब आप मेरे को बात बताओ, अगर सरफेस एरिया बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं गिलास में पानी लेता हूं और उसको रख देता हूं, 10 दिन भी रखूंगा, तो क्या पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा? नहीं। लेकिन मैं उसी गिलास को अगर मैं फर्श पे फेंक दूं, तो 10-15 मिनट में वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है? चलो भाई, ये भी क्लियर हो गई। थर्ड थर्ड हो गया ना। फोर्थ इज ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एयर के अंदर ही बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स है। अगर एयर में ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, एयर में ही बहुत ज्यादा वेपर्स हैं, तो इवेपोरेशन कम होगी। क्या होगा? इवेपोरेशन कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी कम है, हवा सूखी चल रही है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। क्लियर है? ह्यूमिडिटी देखो यहां पे लिखा भी हुआ, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्लियर है? फिर आ गया विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा। अब हमको पता है कि यार घर पे जब हम कपड़े सूखते हैं, उसको हम टांगते हैं, तो हवा चल रही होती है। हवा चलने की वजह से भी इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमको याद रखने होते हैं कि इवेपोरेशन किस वजह से होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इवेपोरेशन डेली लाइफ में कहां कहां होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, ठीक है ना, समुद्र में से भी इवेपोरेट होता है वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम बॉडी, जो हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है, वो भी इवेपोरेट होता है। वेट क्लॉथ्स ऑन द लॉन्ड्री लाइन आर ड्राइड अप बिकॉज ऑफ वेपोरेशन। कह रहा है कि जो लॉन्ड्री के अंदर कपड़े धोने के लिए दिए होते हैं, वो भी इवेपोरेट होते हैं। अब जब वो वेपोरेट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज वहां पे विंड स्पीड चल रही होती है। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी, कह रहा है कि समुन्द्र में से जब हम सॉल्ट्स जो है वो अलग करते हैं, वो भी इवेपोरेशन का ही प्रोसेस है। वो भी किसका प्रोसेस है? वो भी एक इवेपोरेशन का ही प्रोसेस है। याद रहेगा? चलो, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा बात, है ना।
कमेंट करके बता दो कि सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चे, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि वीडियोस जो है वो आपके लिए क्या क्वालिटी की बन रही हैं और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है। हर एक चीज जो है वो इसके अंदर डेप्थ में बताई जा रही है, पूरा चैप्टर जो है बच्चा आपका वो क्लियर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, हर चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, हर चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सीरियसली पढ़ाई करनी है, तो आप इन चैप्टर से, इन वीडियो से कर सकते हो, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब ये करते हैं स्टार्ट, जैसे कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। अच्छा, अब आपको पता नहीं होगा शायद, लैटेंट हीट जो हमने टॉपिक पढ़ा है बच्चे, वो लैटेंट हीट का टॉपिक इतना मजेदार है ना कि जब भी देखना, जो कूलिंग है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है। अगर कोई चीज इवेपोरेट हो रही है तो इसका मतलब उसने क्या किया, मैं देखो आपको बताता हूं कि अगर मैंने आपको आइस क्यूब, जो मैंने आपको बोले कि आप अपने अपने हैंड पे रखो यहाँ पे, तो जब आपने आइस क्यूब रखा तो वो जो आइस क्यूब था वो पिघल गया, ठीक है ना, वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पर अगर मैं बोलूं तुरंत कि उसको साफ करो हाथ को, फिर आप अपने हाथ को फेस पे लगाओ, तो आपको महसूस होगा कि वो हाथ जो है वो ठंडा हो गया है। तो वो ठंडा कैसे हुआ? वो इवेपोरेशन की वजह से हुआ, बिकॉज वो जो आइस क्यूब था उसने आपके हाथ में से हीट जो थी वो एब्जॉर्ब कर ली, वो जो जगह है वो ठंडी हो गई। तो इवेपोरेशन की वजह से चीजें ठंडी भी होती हैं, कितनी मस्त चीज है। तो इसी वजह से ना नेचुरल वाटर जो है लोग घर पे इसमें मटके में पानी रख के पीते हैं, उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, वो भी हम देखेंगे अभी। सो व्हेनेवर इवेपोरेशन अकर्स, जब भी इवेपोरेशन होगी, सो लिक्विड्स टेक लेटेंट हीट टू इवेपोरेट फ्रॉम द बॉडी, इट कॉन्टैक्ट एंड कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। क्या कह रहा है? देखो, जब भी इवेपोरेशन होगा, जो भी हमारे लिक्विड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो लेटेंट हीट को लेंगे इवेपोरेट होने के लिए। जो भी हमारे लिक्विड्स होंगे वो लेटेंट हीट को लेंगे इवेपोरेट होने के लिए फ्रॉम द बॉडी, जो भी वो बॉडी है इन कॉन्टैक्ट, जिसके भी साथ में वो कॉन्टैक्ट है, एंड कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से वहां पर क्या इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट वहां पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखना कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इन्हीं चीजों के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इट फील्स कूल व्हेन वी सिट अंडर फैन ड्यूरिंग स्वेटिंग। कह रहा है कि जब भी हमें स्वेटिंग हुई होती है और हम फैन के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडा लगता है। अब वो ठंडा कैसे लग रहा है? फैन की वजह से इवेपोरेशन हो रही है। अगर वो इवेपोरेशन हो रही है तो इवेपोरेशन के टाइम पे आप खुद सोचो, क्या उसको हमारी बॉडी में से हीट लेनी पड़ेगी इवेपोरेट होने के लिए? तो वो जो स्वेटिंग होती है वो हमारी बॉडी में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हवा जब चलती है तो जब इवेपोरेशन की वजह से हीट तो एब्जॉर्ब हो गई, बाहर चली गई, तो हवा की वजह से वो हमें ठंडक महसूस होने लग जाती है। ठीक है, सो स्वेट विल अट्रैक्ट, देखो स्वेट ने क्या किया, अट्रैक्ट की लेटेंट हीट फ्रॉम द बॉडी एंड हेंस कॉजेज कूलिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ विंड, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बात है, समझ आ गई। अब यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखना, टी और कॉफी कूल्स फास्टर इन सॉसर देन कप। सॉसर का मतलब हो गया, देखो मैं बताता हूं, ये हो गया आपका कप और ये हो गया आपका सॉसर। ठीक है, ये हो गया सॉसर। आपको पता होगा बहुत सारे लोग सॉसर में डाल के चाय पीते हैं। वो क्यों पीते हैं? ताकि चाय जल्दी ठंडी हो जाए। कप में चाय रखूंगा, इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया कम है, इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब चाय ठंडी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं सॉसर में डालूंगा तो वो चाय फैल जाएगी, चाय फैलने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन भी बढ़ गई। बात समझे? इवेपोरेशन बढ़ी तो चाय ठंडी हो जाएगी। सो इन सॉसर द सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड इट विल फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो चीज मैंने समझाई वही है। अब आते हैं वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट, मतलब मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें पानी जो डाल के हम रखते हैं वो ठंडा क्यों होता है? कुछ देर के बाद वो ठंडा कैसे हो जाता है? अगर बात करें, देखना इसके अंदर हमने पानी भरा, अब आप खुद सोचो, अगर पानी इसके अंदर भरा है, यहां से लेट सपोज इवेपोरेशन होगी पानी की, लेट सपोज, खुद सोचना, अगर इवेपोरेशन की वजह से यहां पर इवेपोरेशन होगी तो इवेपोरेशन होने के लिए वो हीट कहां से एब्जॉर्ब करेगा? जो पानी है इवेपोरेट जो होगा वो हीट कहां से एब्जॉर्ब करेगा? खुद सोचो। वो हीट एब्जॉर्ब करेगा मटके की वॉल से। अगर मटके की वॉल्स में से उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो मटका जो महसूस होगा आपको वो ठंडा होगा। बात समझ आ रही है ना बात? तो मटका जो है वो हमको महसूस ठंडा होगा। सो अर्थन पॉट हैज वेरी स्मॉल पोर्स, थ्रू दीज पोर्स वाटर गेट्स आउट एंड evaporate with the latent heat which it takes from the pot's wall। तो लेटेंट हीट की वजह से
यहां से जो ये जो पोर्स होंगे, आपको पता है मिट्टी के बर्तन में पोर होते हैं छोटे छोटे, वहां से चीजें एब्जॉर्ब में सॉरी इवेपोरेट होंगी, ठीक है ना। लेट सपोज आपने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस घड़ा लिया, घड़े को आपने यहाँ से ऊपर से लेट सपोज बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपने इसको बंद कर दिया। अब पानी इसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन मटका जो है वो मिट्टी का है, और उसकी मिट्टी की वॉल्स पे छोटे छोटे होल्स हैं, और उन्हीं होल्स में से क्या होगा, जो पानी अंदर भरा हुआ है वो इवेपोरेट होगा, यहाँ से निकल के बाहर जाएगा, इवेपोरेट होगा मेरे भाई। बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ से अगर वो इवेपोरेट हुआ, बाहर गया, तो आप मेरी बात समझो, इवेपोरेट होने के लिए उसने बॉडी बॉडी की हीट ले ली इसकी, तो जो पीछे पानी बचेगा वो ठंडा हो जाएगा अंदर। तो जब भी हम पानी पियेंगे वो यहाँ पर हमको महसूस होगा कि वो ठंडा है, बिकॉज जब भी यहाँ पर पानी होगा वो इवेपोरेट होगा, तो वो मटके की बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब कर देगा। तो मटके की बॉडी ठंडी रहेगी तो पानी भी ठंडा रहेगा। बात समझ गए ना। तो यही वो चीज लिखी हुई है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ गया प्रोसेस डिफ्यूजन। ये तो बहुत मस्त टॉपिक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार हमने पढ़ा भी है। डिफ्यूजन का मतलब होता है पार्टिकल्स, पढ़ा नहीं जा रहा होगा, कहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं। पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हायर concentration टू लोअर concentration। कोई भी पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है ना। तो बात हमको समझ आ गई। सो ये क्या मतलब है डिफ्यूजन का, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जब भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो इंटरमिक्स होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोलेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर कोई चीज जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूं, देखना शायद तुम्हें समझ आ जाए। लेट सपोज ये एक रूम है, या लेट सपोज ये क्या है, एक बच्चे रूम है। मैंने इस रूम में यहां पर अगरबत्ती लगाई, ये क्या है, ये एक अगरबत्ती है, जिसकी वजह से यहां पर स्मेल पास होगी, धुआं निकलेगा, ठीक है। लेट सपोज एक स्टूडेंट है वो जो यहां बैठा हुआ है, मान के चलते हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो यहां बैठा हुआ है, और एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है रूम में, और एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है। अब आप खुद सोचो एक चीज, सबसे पहले खुशबू किसको आएगी, फर्स्ट वाले को। सबसे पहले खुशबू किसको आने वाली है, फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर शायद थर्ड वाले को आए, और फोर्थ वाले को भी आ जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यहां से वहां क्यों बोला, बिकॉज सबसे ज्यादा इस धुएं की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहां है। यहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, लेकिन यहां क्या है, लो। तो हमेशा डिफ्यूजन हाई से लो की तरफ होता है, हाई से लो की तरफ होता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चे डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज अब आपको समझ आ गई। अब यहां पर देखो डिफ्यूजन ऑफ गैस, अगरबत्ती वाली एग्जांपल दे दी मैंने, पीछे दे दी। डिफ्यूजन इन गैसेस इज फास्टर एज पार्टिकल मूव्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां पर बोल रहा है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है गैसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल स्मेल ऑफ इंसेंस। स्मेल ऑफ इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती की स्मेल जो होती है वो रीच करती है बहुत दूर तक, इंटरमिक्स होकर कमरे के बाकी वाले गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ पूरे कमरे में वो फैल जाती है, एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक इनटू रूम। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में डिफ्यूजन कैसे होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू कलर का डॉट है ये है नील। घर पर डालते हैं ना उजाला, उजाला मम्मी डालती है कपड़ों में धोने के लिए। अब आप खुद सोचना, अगर मैं उसको डालूं पानी में, अगर मैंने ठंडे पानी में डाला तो वो उतनी जल्दी घुलेगा नहीं, वो उतनी जल्दी घुलेगा नहीं, डिफ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं गर्म पानी में डाला तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं उधर, लेकिन ठंडे पानी के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते, तो इसलिए वो डिफ्यूज इतनी जल्दी नहीं होता है। क्लियर है बात। सो डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोअर एज कंपेयर टू द गैसेस एज पार्टिकल्स मूव विद लोअर काइनेटिक एनर्जी। जैसे डिफ्यूजन ऑफ इंडिगो इन वाटर टू मेक इट वायलेट पार्शियली। तो जब हम इंडिगो डालते हैं जिसकी वजह से जो पानी होता है हमारा वो वायलेट कलर का हो जाता है। क्लियर है यहां तक। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स भी होता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स कैसे होता है सर, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मिनिमम एज पार्टिकल्स मूव निग्लिजिबली। डिफ्यूजन ऑफ चाक पार्टिकल्स इनटू द ब्लैक बोर्ड
आफ्टर सम टाइम्स। जब हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर, अभी आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होंगे नहीं होंगे भगवान जाने, पर अगर होंगे तो आपको पता होगा कि जब नए नए ब्लैक बोर्ड लगता है तो वो बड़ा साफ होता है, क्लीन होता है, बिल्कुल चमकदार होता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई जैसे जैसे उसको यूज करने लग जाते हैं तो उस बोर्ड पे वो सफेद सफेद होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चाक जो होता है वो उसमें घुस जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज हो जाना, ठीक है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन चौक की कहां है? चौक में। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी ना है, तो ब्लैक बोर्ड पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, जब भी हमने लिखा तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सेट हो गया, घुस गया, फिर हम उसको साफ करते हैं, पर वो पूरा साफ नहीं होता क्योंकि डिफ्यूज हो गया होता है। क्लियर है बात? तो सॉलिड का भी पढ़ लिया, लिक्विड का भी पढ़ लिया और गैसेस का भी पढ़ लिया। अब कह रहा है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रब ए ब्लैक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक व्हाइट बोर्ड क्यों, ब्लैक बोर्ड रिटन विद ए चॉक आफ्टर सम टाइम्स। कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद अगर हमको ब्लैक बोर्ड को साफ करना होता है तो वो मुश्किल क्यों करता है? क्यों करता है हमको पता चल गया है, क्योंकि सर अगर हम ब्लैक बोर्ड को साफ करना चाहें तो वो क्लीन नहीं होगा सेवरल डेज के बाद, क्योंकि चौक जो है वो डिफ्यूज हो गया होगा, जब हम उसको साफ करेंगे तो उसमें से चौक जो है वो बाहर नहीं आएगा ब्लैक बोर्ड में से, ठीक है, यही कारण है। सो हैव डिफ्यूज्ड इनटू ए ब्लैक बोर्ड स्लोली इन दीज डेज। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। टेम्परेचर कन्वर्जन, ये तो बहुत आसान है, ये आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर की कन्वर्जन कैसे होती है आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जा रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए टेम्परेचर जो है बच्चे वो तीन चीजों में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें किसमें? केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में। केल्विन जो है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, ये याद रखना, बाकी वाले एसआई यूनिट नहीं है, बाकी वाले हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। अब कह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हमें क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या है? अगर मैं यहां लिखूं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाने के लिए, फ़ारेनहाइट जितनी भी वैल्यू दे रखी है -32 करना पड़ेगा इंटू 5/9 करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है तो सिंपल सी बात है, फ़ारेनहाइट यहां है, उल्टा कर दो इसको, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सी इंटू 9/5। वही सेम चीज यार, 9 यहां चला गया डिवाइड में ऊपर, और ये नीचे चला गया नीचे डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला गया वो डिवाइड में चला गया, और ये जो है माइनस का था तो उधर चलाएगा जाएगा इक्वल टू उस साइड तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमको फॉर्मूले पता चल गए। तो हमने क्या कर दिया, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट भी कर दिया, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी कर दिया। और ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 होता है, और ये 32 वो 0 डिग्री, और ये भी टेम्परेचर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि सर सेल्सियस केल्विन में अगर बदलना हो, केल्विन में से सेल्सियस जा रहे हैं या सेल्सियस से केल्विन जा रहे हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया केल्विन से सेल्सियस जाने का। अगर सेल्सियस से केल्विन आना है तो केल्विन इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू केल्विन -273 डिग्री, तो ये हमारा सेल्सियस का आ गया। तो बाकी हम कन्वर्जन कर ही सकते हैं, आसान है हमारे लिए, ठीक है ना। चलो ये हमने लिखे हुए हैं फॉर्मूले, देखो केल्विन से सेल्सियस, केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, ये कर लेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर है? ये आ गया छोटा सा फ्लो चार्ट, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। सॉलिड से लिक्विड जाना होता है तो फ्यूजन करनी होती है, मेल्टिंग होती है, हमको पता है। अगर लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो वेपराइजेशन करनी है। अब आप यहां पर ना एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे, एक रेड कलर की लाइन जा रही है, एक ब्लू कलर की जा रही है। रेड कलर की, रेड मतलब ऑरेंज कलर की जो ये ऊपर वाली दिख रही है, ये आपको हीट को दर्शा रही है, जहां पर आप हीट दे रहे हो। और हीट से क्या होता है? पिघलती हैं चीजें। सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो मतलब हीट दी होगी, लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो भी हीट दी होगी, लेकिन अगर गैस से लिक्विड आ रहे हैं तो ठंडा किया होगा, इसलिए कूल दिया हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। पीछे पढ़ा, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले बता दी, आयोडीन हो गया, कैम्फोर हो गया, और NH4Cl हो गया, इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और ड्राई आइस। क्लियर है? डन, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ये हम पढ़ चुके हैं।
अब आ गया लास्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर। अभी तक हमने ये चीज पढ़ी पीछे कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन अगर हमने प्रेशर चेंज किया तो क्या होगा, प्रेशर का भी तो देखना था, ठीक है ना। कह रहा है कि अब हमने प्रेशर अप्लाई, तुम खुद सोचना, अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर मैं नीचे प्रेस करूंगा तो लिक्विड बनने लग जाएंगे, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये लिक्विड का है, ठीक है। सो टेक ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर प्रोवाइडेड विद ए पिस्टन, ये हो गया पिस्टन ऊपर वाला। नाउ कंप्रेस द गैस बाय पुशिंग द पिस्टन, इफ enough pressure is applied to the piston, the gas compressed to a small volume। कह रहा है कि अगर उतना प्रेशर आपने गैस पे लगा दिया जितना उसको जरूरत है तो वो गैस को कंप्रेस कर देगा इनटू लिक्विड, ठीक है। सो वी कैन कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड्स, समटाइम्स इन सॉलिड्स। वैसे तो हमारे पास ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है अभी तक की जो गैस से डायरेक्टली हम सॉलिड बना पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि, मतलब प्रेशर से मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर से और टेम्परेचर से तो हमने किया है ना, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ड्राई आइस हमने किया है तो वो तो है, पर प्रेशर से हमने बहुत कम एग्जाम्पल हैं। सो एग्जाम्पल क्या होगी, एलपीजी, सीएनजी, ड्राई आइस, ये हमने दे दी। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सो गिव अदर नेम्स ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का और क्या नाम होता है, कार्ड आइस या फिर कार्ड आइस ही बोलते हैं वैसे तो। गिव वन यूज ऑफ CO2 एज ए ड्राई आइस यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने के काम आती है ड्राई आइस। क्यों आती है, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो गीला नहीं करती चीजों को और खराब नहीं करती, सीधा सब्लिमेट हो जाती है, ठीक है ना, इसीलिए। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन वो जो नेल पेंट रिमूव करते हैं जिससे, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर होता है जो, उसको एसीटोन बोलते हैं। पेट्रोल भी वही होता है और अल्कोहल भी वही होता है। कह रहा है कि ये जो है ये ठंडे क्यों होते हैं अगर हम इनको अपने हाथ पे रखें। आपने देखा होगा एसीटोन अगर हाथ में गिरे ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है ना, तो उस चीज को देखने की वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो एक वोलाटाइल सोल्यूशन है। कैसे है, वोलाटाइल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जो इवेपोरेट हो जाए, क्या हो जाए, जो इवेपोरेट हो जाए, ऐसा सोल्यूशन जो होता है जो इवेपोरेट हो जाता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल सोल्यूशन। एंड टू इवेपोरेट इन एयर, ये एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं, और जब वो एयर, देखो ना मैंने क्या बोला, एसीटोन लगाया तो वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के लिए हमको पता है हीट चाहिए, हीट कहां से ली उसने, हमारी बॉडी में से। अगर बॉडी में से हमारे हाथ में से उसने हीट ले ली तो हाथ ठंडा ही लगना है, तो यही तो कहानी है। लेटेंट हीट फ्रॉम द पाम सरफेस, दिस इवेपोरेशन लीड्स कूलिंग इफेक्ट ऑन द पाम, ठीक है। एक्सप्लेन विच वन विल बी मोर इफेक्टिव, वही फिर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो है वो ज्यादा ठंडी है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ज्यादा ठंडा है, बताओ। आइस, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज उसके पीछे लेटेंट हीट है, उसके आगे नहीं है, ठीक है ना। चलो, 0 डिग्री वाटर कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and hence ice 0 degree will be more effective in cooling than water at 0 degree Celsius। फिर कहता है why water evaporate faster on floor than water bottle, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ कि पानी जो होता है वो फ्लोर पे क्यों ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है एज कंपेयर टू बॉटल। ये हमको पता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगी तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। डेजर्ट कूलर कूल्स फास्टर इन समर, कह रहा है कि जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट कूलर होता है कूलर, जो हमारे घर पे कूलर लगे होते हैं लोहे वाले, वो जो लोहे वाले कूलर होते हैं वो सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडा करते हैं, सर्दियों की बोल रहा हूँ, गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं। कारण ये होता है, देखना अगर हमने वो कूलर धूप में लगाया हुआ है, धूप में बोल रहा हूँ, हम अपने से क्या दिमाग लगाते हैं ना, हम दिमाग लगाते हैं कूलर को ना छाया में लगाओ ठंडी हवा देगा, लेकिन कूलर को धूप में लगाओगे तो ज्यादा ठंडी हवा देगा। उसके पीछे कारण दोबारा समझेंगे। कूलर पे पानी डालते हैं हम और वो पानी कूलर की दीवारों पे जाता है, अगर कूलर की बॉडी गर्म नहीं होगी तो पानी इवेपोरेट होगा, नहीं होगा। अगर कूलर की बॉडी गर्म नहीं होगी तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, अगर पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो ठंडी हवा कैसे आएगी, और इवेपोरेशन की वजह से ही तो हीट वो ले जाता ना। इवेपोरेशन क्यों होगी, जब उसने हीट ले ली, लेकिन अगर हमने उसको छाया में लगाया जहां पर उसकी बॉडी ही गर्म नहीं हो रही है,
अगर बॉडी ही गर्म नहीं हो रही है तो हीट इवेपोरेट कम होगी, इवेपोरेट कम होगा, पानी इवेपोरेशन कम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पानी जो हवा वो ठंडी देगा, वो ठंडी उतनी नहीं देगा। तो ये चीज होगी, क्लियर है। डेजर्ट कूलर वाला भी होगा काम। और रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे पहला हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच मीन्स डिफ्यूजन इंक्रीजेस। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज पे डिफ्यूजन बढ़ता है। मैंने बताया था अगर पानी गर्म किया हुआ है हमने, तो उसके अंदर अगर हमने उजाला डाला तो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हीट जो होती है वो डिफ्यूजन को बढ़ाती है। पहला समझ आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की, लिक्विड की डेंसिटी का मतलब सर उसके अंदर ना मॉलिक्यूल जो है या एटम जो है वो ज्यादा है, तो वो उजाला को फैलने कम देंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो जगह ज्यादा है, जगह ज्यादा है तो वो ज्यादा फैलेगा। तो यहां पर इसने यही बोला, डिपेंड्स ऑन, देखो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क है, काइंड ऑफ देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस तो करा ही दिए हैं, वैसे तो कुछ बचा नहीं है। चलो थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में अगले संडे को। होपफुली अगला संडे भी हमारा अच्छा जाए। शेयर कर देना भाई सभी को।